QKIS कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर देखेंगे। पादप में श्वसन, जितने भी पौधे होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में सब पूछे जाते हैं। तो पादप श्वसन क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, क्या वो भी मनुष्य की तरह सांस लेते हैं, प्राणियों की तरह, सबके बारे में डिटेल में बताया गया। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 बायो साइंस का 12वां चैप्टर है। पादप में श्वसन, जितने भी पौधे होते हैं क्या उनमें श्वसन की क्रिया होती है या नहीं होती है। जैसे मानव में होती है, जैसे जंतुओं में होती है, जैसे प्राणियों में होती है, क्या वैसे पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सांस 1 मिनट के लिए बंद हो जाती है तो जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो, चाहे पौधे हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना, हम कोई भी जीव कोई भी काम करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से आती है? तो जब हम भोजन करते हैं, जीव भोजन करते हैं, तब उनको जो है, या पौधे भोजन बनाते हैं तो उससे जो है उनको ऊर्जा मिलती है। आगे लिखा है कि जो है यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन यह ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ज़्यादा अलग अलग प्रकार से मिलती है। जैसे आजकल जंक फूड है तो उससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो क्या जो है पौधे भी भोजन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, वो उत्पादक होते हैं, भोजन करते हैं। और वो जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य है। और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? तो ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आगे आंसर दिया जाएगा। तो ये सब जो है जरूरी जानना जरूरी है कि वो लोग भोजन कहाँ से करते हैं, अलग अलग जीव उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। ठीक है, आगे लिखा है, उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक जो है सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। ठीक है, हम यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसे होती है। ठीक है, जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ बृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप और नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। तो जितने पौधे होते हैं, नीलहरित शैवाल जो होता है और जीवाणु होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इनको उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं और स्टार्च के रूप में जो है संचित करते हैं ऊर्जा को। ठीक है, तो ऊर्जा जो है याद रखना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मैंने कई बार बताया भी है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और जो भोजन बनता है वो भोजन को हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं, सुक्रोज कह सकते हैं, स्टार्च कह सकते हैं। इसी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, चाहे मानव हो चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो। ठीक है, आगे लिखा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वह कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वही जो है क्या कर सकते हैं, वही जो है प्रकाश संश्लेषण जो है करती हैं। ठीक है, मैंने आगे इस चैप्टर में बताया भी था। चूंकि हरे पादपों में सभी अंग, जितने भी अंग होते हैं, जितने टिश्यू ऊतक होते हैं, वह कोशिकाएं हरी नहीं होती हैं, इसीलिए उनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसीलिए खाद्य पदार्थ का
आहरित भागों में जो है परिवहन होता है। प्राणी जो है क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते हैं, वो उत्पादक नहीं होते, उपभोक्ता होते हैं, वो परपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष शाकाहारी या अपरोक्ष मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कि कवक हो गए जो है मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सड़े गले पदार्थ को जो है वो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो सांस हेतु क्यों ना हो, जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस और अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थ से टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि और एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। तो कैसे ऊर्जा जो है निकलती है उसको बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें अच्छे से जानना है और इसको हमें अच्छे से समझने का प्रयास करना है। निसंदेह जो है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया में होता है। तो कोशिका के माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह भी केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के CC कार्बन कार्बन आबद्ध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना सांस कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं उसी को ये परिभाषित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है, वो अलग अलग तरीके से मुक्त होती है। ठीक है, आगे लिखा है, यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। तो जो सांस हम लेते हैं ऑक्सीकरण के रूप में, वो ऊर्जा हमें उपयोग में नहीं आती है या संभवतः नहीं भी हो सकती है, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में आती है। ठीक है, तथा इस ऊर्जा की तब भी जहाँ भी आवश्यकता होती है वह टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी जीव होते हैं कोशिकाओं के द्वारा जो संश्लेषण होता है उनको हमें याद रखना है। सांस लेने के दौरान जो है कौन कौन सी कार्बनिक क्रियाएं होती है, कोशिका की क्या भूमिका होती है, यही सब हमें यहाँ पर जानना है। इस चैप्टर में यही सब हमें चीज़ें समझना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्या पादप जितने भी पौधे होते हैं सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे जितने भी प्राणी होते हैं वो सारे प्राणी जो है सांस लेते हैं तभी वो जीवित रहते हैं। तो क्या पौधे भी सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानना है। तो लिखा भी है, इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, कैसे होती है? पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते। हमारे यहाँ क्या है, हम जो है सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसके अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा कोई अंग नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उसमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र जो पत्तियां होती है उसमें रंध्र और वात रंध्र मिलते हैं। जैसे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम क्या कारण क्या होगा कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है यह है कि पादपों में गैसों के
गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है जैसा कि मानव में होती है। पादप के विभिन्न भागों में मूल मतलब जड़, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। ठीक है, केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। ठीक है, जितना प्रकाश संश्लेषण में होता है गैसों का आदान प्रदान वही उनके लिए आवश्यक है। अलग से मानव की तरह सांस लेने की और छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जब कोशिका श्वसन करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है। तो जब कोशिकाएं श्वसन करती हैं तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई जरूरत नहीं पड़ती है पौधों में, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, यह कि बड़े और स्थूल पादपों में मतलब कि जो सरल पौधे हैं गैस से अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती हैं, बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। पौधों में या पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की तरह बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए कथन जो सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय मतलब पेड़ तनों और मूल के लिए क्या होता है। ठीक है, अब ये आगे पूछा गया है, एक अलग क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो लिखा है तना में सजीव कोशिकाएं छाल और छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। तो जो तना में याद रखना, जो सजीव कोशिकाएं होती हैं वो छाल जो होता है पेड़ों का उनके नीचे होती हैं। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। तो वात रंध्र कहाँ होता है, तनों में होता है, जबकि जो है रंध्र पत्तियों में होता है। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, मतलब उसे मजबूती देती हैं। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पैरेकाइमा कोशिका के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तता के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी संरचना के लिए के कारण संभव हो जाता है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है अलग अलग तरीके से। इसी चीज को हमें समझना है कि पौधे भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, बस उनके जो है मात्रा, उनकी जो है चीजें क्या है अलग हैं। ठीक है, आगे लिखा है ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ग्लूकोज को जो है संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन होता है तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है H2O जल के साथ ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है और इसी को यहाँ पर एक तरह से सूत्र के माध्यम से इसको क्या किया गया है, बताया भी गया है। ठीक है, अंत में ऊर्जा ही जो है सबसे महत्वपूर्ण के रूप में उत्पादन हो रहा है। आगे लिखा है पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचयन से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकल पाए। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। आगे लिखा है मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इस चरण में ना होकर के छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है। तो याद रखना जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वो धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे चरणों में होता है, जिसमें से कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। ठीक है, उपयोग हो जाती है। यह कैसे होता है, वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रिया विधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन ही सांस लेने के दौरान जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। तो जब ऑक्सीजन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल और फिर ऊर्जा ये उत्पाद के रूप में क्या हुआ, निकलती है। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब दहन क्रिया हमारे शरीर में होती है तो उसके लिए भी क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में जो जीवों में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर कैसे वातावरण में मिली थी।
जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होती है। मतलब यह हुआ कि कुछ जीवों में जो है ऑक्सीजन जो है विकल्प के रूप में होता है, कुछ में अनिवार्य रूप में होता है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होते हैं। एंजाइम तंत्र के द्वारा ही ये क्रिया संपन्न होती है, जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का जो है पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका है ना, ग्लूकोज का जो अम्ल में विघटन हो जाता है, इसमें पायरुविक में उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन सांस क्या होता है? तो लिखा है माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। माइटोकांड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है पायरुवेट कोशिका द्रव से माइटोकांड्रिया में परिवहन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो लाइन बताया गया है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला है आपका पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन वाक्य बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकांड्रिया के अधांतरी में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकांड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक जो है अपचयन द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकांड्रिया की अधांतरी में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत जो है कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजीनेस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित हो जाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजीनेस अभिक्रिया में कई तरह के एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे जो है NAD तथा ए जो है सह एंजाइम होते हैं। ये सब क्या करते हैं? उसमें भाग लेते हैं। आगे लिखा है इस प्रक्रिया के दौरान जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपाचयन से NADH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटीनामाइड एंडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कि 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, एसिटाइल CH चक्रीय पथ जो है क्या होता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक जो है हैंस क्रेब की खोज के कारण जो है क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सांस गुणांक क्या होता है? ठीक है, तो लिखा है जब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक या श्वसन अनुपात कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए, तो याद रखना कि मतलब क्या हुआ। तो सांस के दौरान जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड है और जो उपयोग किया गया ऑक्सीजन है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? सांस गुणांक कहते हैं। आप यहाँ देख लिखा भी है सांस गुणांक मुक्त हुई CO2 का आयतन और आपको उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी भी है। आगे लिखा है सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधारक पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा। ठीक है, यह जो दिया गया है, क्योंकि समान मात्रा में CO2 और O2 क्रमशः मुक्त होती है और उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण में स्पष्ट किया गया है। तो ये समीकरण आपको याद हो चाहे ना याद हो, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो इसमें दिया गया चैप्टर में। तो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।